नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो चलते हैं दोस्त, इसको हल करते हैं और देखते हैं इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कैसे प्रश्नों का चयन किया गया है। दोस्त चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा सत्र आरंभ होता था। दोस्त, आज हम भारत के शिक्षा प्रणाली पर चल रहे हैं और सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली या हिंदू शिक्षा प्रणाली से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली से सबसे पहले हमने क्वेश्चंस का चयन किया है। एक एक चैप्टर्स को पढ़ करके और उसमें से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं हम उसको निकाल करके आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करें, क्योंकि हम देख रहे हैं जो लॉन्ग वीडियो हम बना रहे हैं उसको आप लोग जो है बहुत कम लोग देख रहे हैं। अर्थात आप लोगों को बस केवल मलाई चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, मलाई ही निकाल करके लोग आप लोगों के लिए दोस्त लाए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वैदिक काल में शिक्षा सत्र आरंभ होता था। तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि, श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि होती थी उस समय जो है वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ माना जाता था। दोस्त, जो ये वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति है इसका उन्नयन देखेंगे, अधिकांशतः उन्नयन जो हुआ था तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व तक के, अर्थात 1500 बीसी से 600 बीसी तक के जो समय है उस समय में जो है ये हमारी वैदिक शिक्षा अर्थात वेदों का बोलबाला अधिक रहा है। दोस्त, तो हमें वैदिक काल की जो कुछ भी जानकारी मिलती है उसका स्रोत हमें क्या है? वेद हैं। अब वेदों का अर्थ क्या है? ज्ञान। दोस्त ध्यान दीजिएगा, वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्त, तो सबसे प्राचीनतम वेद हमारा क्या है? ऋग्वेद है। दोस्त, तो चलते हैं वैदिक कालीन शिक्षा पर। वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा भी कहा जाता है, हिंदू शिक्षा भी कहा जाता है दोस्त, और प्राचीन काल की शिक्षा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र होते थे वो गुरुकुल आश्रम होते थे प्रारंभ में। तो कुछ ब्राह्मणों ने शिक्षा प्रदान करने का कार्य सबसे पहले जो है वैदिक काल में किया था। दोस्त, वहाँ से हम चल रहे हैं तो देखेंगे यहाँ पर वैदिक काल में शिक्षा सत्र आरंभ होता था। तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को जो है गुरुकुल में जो है शिक्षा आरंभ होता था। और आरंभ के समय दोस्त एक संस्कार होता था जिसको हम कहते हैं उपनयन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, विद्या आरंभ संस्कार से जो है वैदिक कालीन शिक्षा का आरंभ माना जाता था और 3 वर्णों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। किस काल में दोस्त? वैदिक काल में। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को 3 वर्णों का जो है यहाँ पर उपनयन संस्कार होता था। वैश्य को जो है कोई उपनयन संस्कार नहीं होता था। दोस्त ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक वर्ण को जो है एक प्रकार से शिक्षा से वंचित किया गया था। दोस्त किस काल में? वैदिक काल की शिक्षा में। तो ब्राह्मण का यहाँ पर जो कार्य दिया गया था दोस्त, अध्ययन अध्यापन का कार्य दिया गया था। तो सबसे पहले जो है वैदिक काल में जो है यहाँ पर गुरुकुल आश्रम की स्थापना कौन किया था दोस्त? ब्राह्मण ने ही किया था दोस्त। और वहाँ पर जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्णों की शिक्षा प्रदान किया जाता था। हाँ, गुरुकुल का अर्थ क्या होता है? गुरु का परिवार, अर्थात जब वह बालक अपने घर को छोड़ करके गुरुकुल आश्रम में जाता था तो वह गुरु का कुल हो जाता था, अर्थात उस परिवार का वो सदस्य हो जाता था। और सारी जिम्मेदारी किसकी होती थी दोस्त? तो सारी जिम्मेदारी गुरु की होती थी। और वैदिक काल में गुरु और शिष्य की परंपरा चलती थी। बड़ा ही एक प्रकार से रोचक विषय था दोस्त, क्योंकि वह गुरु के घर पर रह करके सारी शिक्षाओं को क्या करता था? पूर्ण करता था। दोस्त आगे चलते हैं। हाँ, उस समय जो है एक प्रकार से हमारे मीडिया नहीं था, तो कोई प्रिंट मीडिया नहीं था दोस्त, इसलिए जो है मौखिक वाचन, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रवचन विधि, इसी माध्यम से शिक्षा दिया जाता था। तो वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होता था 5 वर्ष की आयु में। देखिएगा दोस्त, किसी किसी पुस्तक में जो है तो यहाँ पर जो है विद्यारंभ संस्कार को कितना माना गया है? 5 वर्ष माना गया है। और 5 वर्ष की आयु में जो होता था दोस्त, ये जो है घर की शिक्षा प्रारंभ होती थी दोस्त, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा उसके घर पर होती थी दोस्त। और जब ब्राह्मण की आयु 8 वर्ष हो जाती थी
क्षत्रिय की 11 वर्ष, वैश्य की 12 वर्ष, तब जो है वहाँ पर उपनयन संस्कार होता था दोस्त। ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग हमें जो है ये मिलते हैं इसके साक्ष्य। आगे चलिएगा, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप ले जाना। उपनयन का अर्थ क्या है दोस्त? गुरु के समीप ले जाना। अर्थात जब बालक की आयु 5 वर्ष हो जाती थी तो जो परिवार के सदस्य थे वो गुरु के समीप ले जाते थे और गुरु जो है उनमें कुछ प्रश्नों को करके या उसके हाव भाव को देख करके जो है उसका आकलन करता था और वहीं से उसका आरंभ हो जाता था। ठीक है, क्या? शिक्षा। समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिएगा, वैदिक काल के 2 संस्कार थे, एक था उपनयन संस्कार और दूसरा क्या था? समापवर्तन संस्कार। तो समापवर्तन संस्कार कब होता था? जब 25 वर्ष की शिक्षा को पूर्ण करके बालक गुरुकुल को छोड़ना पड़ता था तो और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ता था। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम को त्याग करके गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करता था तब वो समापवर्तन संस्कार करता था। और समापवर्तन का अर्थ क्या होता है दोस्त? घर लौटना। अगला देखिएगा, वैदिक काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो देखिएगा दोस्त, गुरुकुल अगर ऑप्शन में होगा तो गुरुकुल पर जाइएगा, अगर गुरुकुल ऑप्शन में नहीं है, तक्षशिला दिया गया है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पर जाइएगा। वैदिक काल में विद्यापीठ में किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो वैदिक काल में 2 प्रकार की विद्या चलती थी दोस्त, एक परा विद्या चलती थी, एक अपरा विद्या चलती थी। तो अब यहाँ पर देखेंगे, परा विद्या में जो है वो व्याकरण तथा तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। आगे पवज्जा संस्कार किस काल में होता था? तो बौद्ध काल में होता था दोस्त। पवज्जा संस्कार की आयु क्या थी? 8 वर्ष था। सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जब आयु 8 वर्ष हो जाती थी तो उस समय पवज्जा संस्कार किया जाता था। और पवज्जा का अर्थ क्या होता है? बाहर जाना। आगे देखिएगा, पवज्जा संस्कार की आयु कितना है? 8 वर्ष में सभी वर्णों का होता था। बौद्ध काल की शिक्षा का केंद्र क्या था? मठ और विहार था। बौद्ध काल में शिक्षा के केंद्र क्या थे? मठ और विहार थे। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मठ में और विहार में जो उच्च शिक्षा दिया जाता था। 12 वर्ष की उच्च शिक्षा होती थी दोस्त। किस काल में? बौद्ध काल में। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि बौद्ध काल की उच्च शिक्षा की अवधि क्या है? 12 वर्ष की होती है। तो उपसंपदा किस काल में होता था? तो बौद्ध काल में होता था। उपसंपदा बौद्ध काल का अंतिम संस्कार है दोस्त। जब वहाँ पर श्रमण या सामनेर मठ विहार में रह करके अपनी शिक्षा को पूर्ण कर लेता था तो मठ और विहार को छोड़ना पड़ता था। अगर वह मठ और विहार को नहीं छोड़ता था तो एक संस्कार करना पड़ता था, उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार में 10 बौद्ध भिक्षुक के सामने जो है माथे टेकने पड़ते थे और वहीं से वो बिहार का अस्थाई या मठ का अस्थाई क्या हो जाता था? सदस्य हो जाता था। आगे चलते हैं, बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में पूछेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय पर जाइएगा। अगला देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था दोस्त। अगला, एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? स्नातक कहते हैं। एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं दोस्त? स्नातक कहते हैं। 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते हैं। 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? रुद्र कहते हैं। 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? आदित्य कहते हैं। एक वेद को पढ़ने में कितना समय लगता है दोस्त? 12 वर्ष का समय लगता है। और 2 वेदों को पढ़ने में कितना समय लगता है? 24 वर्ष। इस प्रकार चारों वेदों के पढ़ने में जो है 48 वर्ष का समय लगता था दोस्त। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार किस मंत्र से होता था? गायत्री मंत्र से होता था। क्षत्रिय का उपनयन संस्कार किस मंत्र से होता था? तिष्टुप मंत्र से होता था। अगला देखेंगे, कह रहा है कि ब्राह्मण का उपनयन संस्कार गायत्री मंत्र से, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार किस मंत्र से होता था? तिष्टुप मंत्र से होता था। और वैश्य का जो उपनयन संस्कार होता था दोस्त, वैश्य का उपनयन संस्कार जगती मंत्र से होता था। किससे होता था? जगती मंत्र से होता था। आगे देखेंगे इस पे क्या कह रहा कि ऋग्वेद में क्या वर्णित है? तो गायत्री मंत्र है दोस्त। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ हवन का वर्णन किया गया है। सामवेद में क्या है? संगीत का वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना टोटका का वर्णन किया गया है दोस्त। आगे चलते हैं, देखते हैं, कह रहा है कि वैश्य का उपनयन संस्कार किस मंत्र से होता था? अब देखिएगा दोस्त, वैश्य, तो वैश्य का जो होता था वो जगती मंत्र से होता था। किस काल में? वैदिक काल में। वैदिक काल में उपनयन संस्कार जो वैश्य का होता था वो जगती मंत्र से होता था।
शूद्र का संस्कार किस मंत्र से होता था? कोई संस्कार नहीं होता था, क्योंकि शूद्रों को कोई संस्कार नहीं किया जाता था। किस काल में? वैदिक काल में, क्योंकि इनको शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। अब कहें ब्राह्मण का संस्कार किस ऋतु में होता था? तो ब्राह्मण का संस्कार जो वैदिक काल में होता था वो बसंत ऋतु में होता था दोस्त। और फिर पूछ रहा है कि क्षत्रिय का संस्कार किस ऋतु में होता था? तो ग्रीष्म ऋतु में होता था दोस्त। फिर पूछ रहा है कि वैश्य का संस्कार किस ऋतु में होता था? तो शरद ऋतु में। शरद ऋतु में वैश्य का संस्कार होता था दोस्त। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि ब्राह्मण का जनेऊ किसका होता था? तो ब्राह्मण जो जनेऊ पहनते थे वो मूंज का पहनते थे। क्षत्रिय का जनेऊ जो था तांत का था। वैश्य का जनेऊ जो था वो किसका था? ऊन का था। आगे चलते हैं। कह रहा ब्राह्मण का पहनावा क्या था? तो काले हिरन की खाल। काले हिरन की जो खाल पहनते थे कौन? ब्राह्मण, अर्थात तो उसको शिष्य कहा जाता था गुरुकुल में। और चित्तीदार हिरन की खाल पहनते थे कौन? क्षत्रिय। और बकरे की खाल पहनते थे कौन? वैश्य दोस्त। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि ब्राह्मण का पहनावा काले हिरन की खाल, क्षत्रिय का पहनावा क्या था? चित्तीदार हिरन की खाल, वैश्य का पहनावा बकरे की खाल था दोस्त। और कह रहा है कि गुरु दक्षिणा का प्रावधान किस काल की शिक्षा में होता था? तो गुरु दक्षिणा का प्रावधान जो वैदिक काल की शिक्षा में होता था, जब बालक गुरुकुल में रह करके 25 वर्ष की शिक्षा को पूर्ण कर लेता था तो बालक को जो है गुरुकुल को छोड़ना पड़ता था दोस्त। तो वहाँ का प्रावधान था कि जब शिक्षा को पूर्ण करने के बाद गुरु को कुछ दक्षिणा स्वरूप देना पड़ता था। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा का प्रावधान वैदिक काल में था दोस्त। अगला देखिएगा, 3 शपथ साड़ात्रयी, इसी को कहते हैं साड़ात्रयी, किस काल में चलता था? तो वैदिक काल में चलता था। साड़ात्रयी है क्या? 3 शपथ लेने पड़ते थे। जब बालक का पवज्जा संस्कार होता था तो उस समय जो है साड़ात्रयी चलता है। 3 शपथ लेना पड़ता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इन 3 प्रकार को क्या कहा गया है? साड़ात्रयी कहा गया है। और किस काल में होता था? तो ये बौद्ध काल में होता था। आया समझ में दोस्त? आगे चले। हाँ, अगला देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर वैदिक काल में शिक्षा के प्रकार। तो वैदिक काल में शिक्षा 2 प्रकार की होती थी। एक पराविद्या होती थी, एक अपराविद्या होती थी। अर्थात एक वेद शास्त्र ये सब होता था, एक जो है इतिहास, भूगोल, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस सब की शिक्षा दिया जाता था। अगला क्या कह रहा है? ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि क्या है? तो ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवधि है दोस्त वो 25 वर्ष तक है। गृहस्थ आश्रम की अवधि 25 से 50 वर्ष है। वानप्रस्थ आश्रम की अवधि 50 से 75 वर्ष है। संन्यास आश्रम की अवधि 75 से 100 वर्ष है दोस्त। 4 आश्रम प्रणाली व्यवस्था किस काल की है? तो ये वैदिक कालीन व्यवस्था की देन है। आगे चलते हैं। बौद्ध काल की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? निर्वाण प्राप्त करना दोस्त। और वैदिक काल की शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना। एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक अल्टेकर की है। वैदिक काल में शिक्षक को क्या कहते थे? गुरु कहते थे। और बालक को क्या कहते थे? शिष्य कहते थे। गुरु और शिष्य की परंपरा चली थी। किस काल में? वैदिक काल में। आगे चलते हैं। गुरुकुल का अर्थ क्या है? गुरु का परिवार। सा विद्या या विमुक्ति किसका कथन है? तो आदि शंकराचार्य का है दोस्त। और ये युक्ति कब की है? तो वैदिक काल की है। वैदिक काल की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा। देखिए, बौद्ध काल पूछेगा तो आप पाली भाषा में चले जाइएगा, वैदिक काल पूछेगा तो संस्कृत भाषा में चले जाइएगा। वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप निःशुल्क शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी? निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता था दोस्त। हाँ, कुछ पूछना तो पूछ लीजिए दोस्त, इस पर कोई समस्या? हाँ, वैदिक काल के संस्कार आपके उपनयन संस्कार हो गए, समापवर्तन संस्कार हो गए। बौद्ध काल के संस्कार जो आपके हैं वो प्रवज्जा संस्कार हो गया और आपका उपसंपदा संस्कार हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मुस्लिम काल में हम आगे पढ़ाएंगे। मुस्लिम काल में एक संस्कार है बिस्मिल्लाह रस्म खानी। 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की जब बालक की आयु हो जाती है तब बिस्मिल्लाह रस्म होता है दोस्त। ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक एक चैप्टर्स को पढ़ करके उसमें से जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस को अलग करके और आप लोगों को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा भी होगा कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें अवगत कराइएगा दोस्त। नमस्कार।